नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। दोस्तों यूपीएसआई का जैसा कि आपने देखा नोटिफिकेशन आ चुका है। अब नोटिफिकेशन आ चुका है तो अब लोग जो छुपे हुए थे अब वो तैयारी में अब एक्टिव होंगे, है ना। तो यूपीएसआई के लिए 2021 के पहले मैं आपको शायद ये 40 शिफ्ट हैं, 40 पेपर हैं ना, 40 शिफ्टों में ये हुआ था, इसको कराऊंगा। उसके बाद 2017 के भी देखेंगे। पीवाईक्यू का भी रोल बहुत ज़्यादा है। आप ये मानिए पीवाईक्यू से लगभग 30% तक सवाल आपके फंस सकते हैं, है ना। तो इनको भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। और बाकी देखिए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को अगर डाउनलोड नहीं करा जाओ कर लो। 199 में पूरी यूपीएसआई की तैयारी हो जाएगी। एक्सक्लूसिव वीडियोस पड़े हुए हैं, उसमें पूरे टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया गया है। नोट्स शानदार उसमें पूरे मिल जाएंगे। कोई बुक कहीं से करंट अफेयर्स कुछ नहीं लेनी, सब कुछ उसमें दिया गया। सिलेक्शन के लिए जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना। और 99 रुपये में टेस्ट सीरीज़ भी दे रहे हैं, 30 टेस्ट वो भी, है ना, उसको भी लगाइए जाके। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जीएस का जो है हम लोग ऐसा करेंगे, पहले मैं आपको पूरे जीएस के पीवाईक्यू को ख़त्म कराऊंगा, फिर हिंदी के पीवाईक्यू करेंगे, उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग है, ठीक है। तो ये 12 नवंबर 2021 में जो 12:30 से 2:30 पेपर हुआ था ये था। पहले देखिए कंप्यूटर बेस होता था, अब क्या हो गया, ओएमआर शीट बेस हो गया ना, ऑफलाइन होगा ओएमआर पे। तो थोड़ा एनालिसिस भी करिएगा किस तरह के प्रश्न आते हैं। देखिए जीएस में जो कॉन्स्टिट्यूशन इसमें मूल विधि जो है वो चेंज हो गई। अब आपको बीएनएस पढ़ना पड़ेगा ना, भारतीय न्याय संहिता जो है, और भारतीय साक्ष्य संहिता, वो सीआरपीसी आईपीसी नहीं। तो इस बार देखिए ये नया है, तो इससे आप ये समझिए बहुत ज़्यादा प्रश्न भी आएंगे, तो 3-4 इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, है ना। तो इस पे ज़्यादा लोड नहीं लेना है आपको, इससे परेशान हो, बीएनएस पे ज़्यादा डरो मत। तो सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान, पॉलिटी का, बच्चों को पता होगा। राज्यसभा के सदस्य रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु पूछी थी, क्या होनी चाहिए। तो राज्यसभा में अगर किसी को चुना जाना है, सांसद बनना है, तो 30 साल उम्र होनी चाहिए। और वहीं लोकसभा में अगर सांसद बनना है किसी को तो 25 साल उम्र होनी चाहिए। विधानसभा में अगर विधायक बनना है तो भी 25 साल, और विधान परिषद का विधायक बनना है तो 30 साल। चलो ठीक। अगर मैं पूछूं पंचायत में आपको पंचायत का जो ग्राम प्रधान वगैरह बनना है तो मिनिमम उम्र 21 साल होनी चाहिए। म्यूनसिपैलिटी यानी नगर पालिकाओं में आपको पार्षद बनना है तो मिनिमम 21 साल होनी चाहिए, ठीक है। ये सब पूछ सकता है आपसे। हाँ, प्रेसिडेंट बनना है, वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो उम्र कितनी होनी चाहिए। तो प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम 35 साल, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए भी मिनिमम 35 साल, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं कंप्यूटर शब्दावली में 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है भैया। और ये मतलब फिक्स सवाल, ये हर बार ये पूछा ही पूछा जाता है। आरओ में भी देखा होगा आपने, मतलब जहाँ भी कंप्यूटर आती ना ये कॉमन सवाल है। तो पहली चीज़ एक समझ लो, आप यूज़ भी करते हो 1 GB जो आप डाटा यूज़ करते हो उसमें 1024 MB होते हैं। क्या होते हैं, 1024 MB होते हैं, ठीक, 1 गीगाबाइट में। और उसके बाद 1 MB की बात करें 1 मेगाबाइट में, तो 1 मेगाबाइट में 1024 KB कर दो भाई, KB कर दो। 1 KB अगर पूछ ले आपसे तो फिर 1024 लगा दो। अब इसमें यहाँ क्या कर दोगे, 1024 बाइट कर दो, बाइट। अब फिर अच्छा कहेगा बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हो, चलो 1 बाइट बताओ किसके बराबर होती है। तो 1 बाइट पूछ लेगा तो 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर हो जाएगी। 1 बाइट किसके बराबर, 8 बिट्स, है ना। तो 1 GB में 1024 MB, 1 MB में 1024 KB, 1 KB में 1024 बाइट, और 1 बाइट में 8 बिट्स, है ना। इसको याद कर लो, एक सवाल निश्चित ही है, हर बार मिल ही जाता है ना। चलो अब इसके बाद ये थोड़ा सा रीजनिंग बेस्ड सवाल पूछा गया था। कह रहा है जो क्राइटोग्राफी है ना, सॉरी क्रिप्टोग्राफी इज फॉर ट्रांसलेशन, यानी कूट लेखन अनुवाद के लिए करा जाता है, कि अनुवाद करना है किसी चीज़ का, तो हम क्रिप्टोग्राफी उसको कहते हैं। तो स्टेगनोग्राफी इज फॉर डिक्टेशन, है ना, क्या ये सही है। क्रिप्टोग्राफी इज फॉर मास्किंग मैसेज कंटेंट, और स्टेनोग्राफी इज फॉर डिक्टेशन, यानी कूट लेखन संदेश सामग्री के आवरण के लिए, और स्टेनोग्राफी श्रुत लेख के लिए। कूट लेखन संदेश सामग्री के आवरण के लिए, और स्टेनोग्राफी स्वयं संदेश के अस्तित्व को छापने के लिए। तो बहुत ही आसान था, सी वाला सही है। क्रिप्टोग्राफी क्या है, इज फॉर मास्किंग मैसेज कंटेंट, और स्टेनोग्राफी इज फॉर हाइडिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ मैसेज इटसेल्फ, ठीक है। इसके बाद भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण यानी सेंट्रल जू अथॉरिटी इंडिया, ये कहाँ पे बना, मतलब कब बना है सेंट्रल जू अथॉरिटी, तो 1992 में बनाई है। सेंट्रल जू अथॉरिटी कब बना था, 1992 में बना था। इसके बाद कह रहा है जो सीआरपीसी था, तो अब ये सीआरपीसी का तो क्वेश्चन हटा ही दो, अब ये है ही नहीं आपके सिलेबस में। मालथूस की थ्योरी कह रहा है, मालथूस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, ज्योग्राफी पे बेस्ड सवाल है। मालथूस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित था। तो मालथूस ने बोला था ना कि जो जनसंख्या होती है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन से बढ़ती है, पर जो आपका फूड सप्लाई है, फूड बनाना मतलब एक तरह से ग्रो करना, वो एपी में ही रहता है।
आप कहोगे सर ये जीपी और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब जीपी एपी क्या है, आपके सिलेबस में भी है मैथ्स में। देखो जीपी क्या है, जैसे मैंने लिखा 2 4 है ना, 8 16 32, यानी देखो डबल होता जा रहा है ना। एपी में क्या होता है 1 2 3 4, यानी कॉमन डिफरेंस जो है वो एक ही होता है। तो पॉपुलेशन आप देख रहे हो कितनी तेजी बढ़ती है, फूड सप्लाई कम, तो ये मालथूस का सिद्धांत था। इसके बाद कह रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो है उसके तहत गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अधिनियम की किस धारा में है, यानी प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये है धारा 11 में। ठीक है। फिर अर्बन लोकल गवर्नमेंट यानी बात कर रहा है शहरी स्थानीय शासन की बात कर रहा है, म्यूनसिपैलिटीज़ की बात कर रहा है। इसको कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से लाए थे, तो 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से लाए थे। और वहीं पंचायत को 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से लाए थे। क्या कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो ये दोनों कौन से पार्ट और कौन से शेड्यूल में है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, निश्चित है सवाल पूछा जा सकता है, तो यार याद भी रख लो, मैं ही बता देता हूँ। पंचायत अगर आप देखेंगे, पंचायत यानी नगर पंचायत, ये आपका भाग 9 यानी पार्ट 9 में है। और अनुसूची की बात करें शेड्यूल, तो अनुसूची 11 है, शेड्यूल 11 है। और नगर पंचायत की बात करें अगर म्यूनसिपैलिटीज़, तो ये पार्ट 9A में है और शेड्यूल 12 है, अनुसूची 12 है। ये मैं आपको करा दूंगा, पार्ट और शेड्यूल वगैरह आपको याद करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। बाकी नहीं तो आप एक देखो, एक यहाँ से डेली PYQ का लेक्चर करो, पूरा शेड्यूल बता दे रहा हूँ आपको। एक ऐप में जाके हमारी ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में हिंदी की जो क्लास है उसको करो, एक मैथ्स की क्लास करो, एक रीजनिंग की और एक GS की, ये 4 क्लासें डेली करो, आराम से आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप का नाम है, ज्ञान सर डिस्काउंट कोड लगा देना, 199 में मिल जाएगा ना, तो हो जाएगी तैयारी, परेशान नहीं होना, एक ही जगह लग के बस रिवीजन प्रैक्टिस करते रहिए। फिर कह रहा भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी अधिकतम संभावित संख्या कितनी हो सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज की स्ट्रेंथ है वो है एक चीफ जस्टिस, भाई एक चीफ जस्टिस होना चाहिए, 33,000 जज, यानी 34 जज हैं। कितने हैं? 34 जज हैं। पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी है, कह रहा है अर्थ के ट्रोपोस्फेयर में कौन सी गैस मिलती है सबसे ज़्यादा, तो अर्थ के ट्रोपोस्फेयर में यानी क्षोभ मंडल में नाइट्रोजन मिलती है। कौन सी नाइट्रोजन? अब आपने अर्थ का एटमॉस्फेयर पढ़ा ना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल जिसको बोलते हैं, इससे भी सवाल बन सकता है समताप मंडल से। समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है ना, ये ओजोन गैस हमें UV रेज से बचाती है, स्किन कैंसर नहीं होता है समताप मंडल में। ठीक है। भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने का अधिकार देता है आपको, राइट टू असेंबल पीसफुल विदाउट आर्म्स, तो ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज B है ना। 19 में हमें 6 फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, है ना, तो आपको ये 6 के 6 पूरे याद रहने हैं क्रोनोलॉजी से। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एसोसिएशन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ये पूरे 6 राइट आपको याद होना चाहिए। फंडामेंटल राइट आपके सिलेबस में है और इससे निश्चित ही 100% ही सवाल आता है, वो पूरा मैं आपको 12 से 35 आसानी से याद करवा दूंगा। फिर भारत में किस राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सरकारी कार्यालयों और प्राधिकरणों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जन सूचना पोर्टल लॉन्च करा था, है ना। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने जन सूचना पोर्टल लॉन्च करा था, तो राजस्थान ने। करंट अफेयर्स का सवाल था। फिर कह रहा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी, है ना। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो कमेटी है वो किस कमेटी के हिसाब से बनी थी, तो फेरवानी समिति थी, फेरवानी कमेटी। किस रोग में लाल ग्रंथियों की सूजन के लक्षण दिखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज सिम्टम्स ऑफ स्वेलिंग द स्लेवरी ग्लैंड, सिम्टम्स ऑफ स्लेवरिंग ग्लैंड, ये दिखते हैं हमें मम्स या कंठमाला या गलगंड रोग, मम्स, कंठमाला या गलगंड रोग। फिर कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट प्रोवाइडेड फॉर, जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है उसमें किसके प्रावधान है भैया, मतलब द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट प्रोवाइड फॉर सबसे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकार न्यायालय, ये 3 चीज़, ठीक है, प्रोटेक्शन देता है किससे, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ह्यूमन राइट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन राइट कमीशन इसके अंतर्गत नहीं आता है। फिर कह रहा है लेजिस्लेचर डज नॉट एंजॉय द पावर टू अमेंड पार्ट 3, यानी फंडामेंटल राइट अमेंड नहीं कर सकते हैं लेजिस्लेचर, ये कौन से मामले में कहा गया था, सीमित करा गया था मौलिक अधिकारों को समाप्त या अमेंड करने की पावर को, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में, ठीक है। इसके बाद आता है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है अनुच्छेद 124 में, अनुच्छेद 124। और वहीं हाई कोर्ट अगर पूछ ले तो इसी को उल्टा कर दो, 2 1 4 कर दो, है ना, इन्हीं नंबरों को घुमा दो, 1 2 4 तो इसमें सुप्रीम कोर्ट आ गया, और 2 1 4 कर दो तो इसमें हाई कोर्ट आ जाएगा। एक प्रकार का साइबर अपराध है ये, जहां कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता भैया, है ना, कोई मेलवेयर अटैक बोलते हैं उसको, है ना, जब कंप्यूटर में कोई वायरस आ जाता है, मेलवेयर अटैक।
जैद क्रॉपिंग सीजन जो होता है वो कब होता है भैया, है ना, तो खारिफ, राबी और जैद, ये 3 फसल होती हैं। जैद होती है गर्मियों में भाई, जैद कब होती है, मतलब कह सकते हो मई जून वगैरह में, जो छुट्टी होती है मई जून, उसको बोलते हैं। और वही खारिफ क्रॉप की बात करें तो इसको हम वही जुलाई उलाई में जब मानसून आता है ना तब उगाते हैं और अक्टूबर में काट लेते हैं। तो मैं तो याद करता हूँ इसको ऐसे भैया, होली से दिवाली, है ना, होली से जो क्रॉप दिवाली चलती है उसको खारिफ बोल देते हैं, और जो दिवाली से होली चलती है उसको राबी बोल देते हैं। मतलब सर, मतलब ये होली में बोएंगे, दिवाली में काटेंगे, बोई बोई, और राबी फसल को दिवाली में बोएंगे, होली में काट लेंगे। तो ये होता है भाई, है ना। और जैद तो खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये सब गर्मियों की छुट्टी में। आय के 5 मदों के तहत दी आय को जोड़ने के बाद प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है, द अमाउंट अराइव्ड आफ्टर एडिंग इनकम अंडर 5 हेड्स ऑफ इनकम, तो उसको बोल देते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। क्या बोल देते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम, या सकल कुल आय। इसके बाद भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया अनुच्छेद 55 में दी है, याद रखना। किस में दी है, अनुच्छेद 55 में, ठीक है। 72 भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति दी है, पार्डनिंग पावर दी हुई है ना, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पूछा जा सकता है। 60 में शपथ बताता है, राष्ट्रपति जो ओथ लेता है उसके बारे में। और आर्टिकल 61 भी याद रखो, इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगाया जाता है ना, महाभियोग यानी इम्पीचमेंट लगाया जाता है, ये आर्टिकल पूछे जा सकते हैं आपसे। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन एनआरआई और निर्यात उन्मुख इकाइयों के प्रस्ताव, पंजीकृत वस्तुओं, उपकरणों के आयात के लिए इक्विटी मुद्दों से संबंधित प्रार्थना पत्र वगैरह देखता है ना। तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, है ना। देखिए 40 प्रश्न आने, ऑब्वियसली 40 में से 40 आपको नहीं आएंगे मोस्टली लोगों को, पर आपका टारगेट ये होना चाहिए आप 30 से 35 तो अचीव कर पाओ ना। इस टाइप के प्रश्न टफ होंगे, छूट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अटेम्प्ट तो करोगे ही भाई, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, कर लो अटेम्प्ट, कोई दिक्कत नहीं, है ना। फिर हु इज वेस्टेड विद पावर इन असेसिंग एंड डिटरमाइनिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एक्वायरिंग अंडर द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, यानी भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम जो है उसके हिसाब से कह रहा उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत अधिग्रहित भूमि के बाजार मूल्य का आकलन निर्धारण कौन करता है, तो ये करता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यह समाहर्ता। तो ये मूल विधि में मतलब जो मेंशन है ना लॉज, ये उन्हीं पे बेस्ड सवाल है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य, अब यूपी जीके का सवाल देखिए, तो चारकुला जो है ये यूपी का लोक नृत्य है, चारकुला, तो यूपी जीके, ये सब टॉपिक वाइज उसमें पढ़ाया गया ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में, आपको मजा आएगा पढ़ के। साउथ एशिया वुमेन इन एनर्जी प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय, करंट अफेयर्स का सवाल है ना, तो ये तो मतलब नहीं बना इसका। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार, ये भारत के संविधान में कब जोड़ा गया था, तो देखो अनुच्छेद 21A में भी है ये, और ये फंडामेंटल ड्यूटी भी 11वीं है। इसको 6 से 14 साल के बच्चों को जोड़ा गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से, है ना, याद रखना इसको। उत्तर प्रदेश पुनर्गठित अधिनियम ये आया था 2000 में ना, जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, नेशनल इमरजेंसी से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 352 है भाई, नेशनल इमरजेंसी से। 356 में प्रेसिडेंट रूल दिया, राष्ट्रपति शासन, और वहीं 360 की बात करें, 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल दिया हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार है ना, हु हैज़ द पावर टू रिमूव चेयरपर्सन एंड एनी मेंबर ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, तो ये प्रेसिडेंट कर सकता है, ठीक है। तो आसान लेवल के प्रश्न जीएस के, तो बहुत ही ज़्यादा। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना कब हुई भाई, गदर पार्टी, तो यूएसए में गदर पार्टी बनी थी आई गेस 1913 के आसपास। गदर पार्टी लाला हरदयाल सिंह, सोवन सिंह बाकना, इन लोगों ने मिलकर बनाई थी। फिर कह रहा तहसीलदार इज वेस्टेड विद पावर टू, यानी तहसीलदार के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं, संबंधित गांव की अडंगल पहानी प्रविष्टियों को सत्यापित करना और जांचना, यानी वेरीफाई एंड चेक अडंगल पहानी इंटायर ऑफ द कंसर्न विलेज, और स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करने की क्या फसलें अडंगल पानी के अनुसार उगाई गई हैं, अनाधिकृत अतिक्रमण और सरकारी जल के अनियमित उपयोग के सभी मामलों का निरीक्षण करना। तो यहाँ पे तीनों ही ठीक है ये, ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी की मौजूदगी के कारण रिंग ऑफ फायर, जो देखो कितना आसान है, रिंग ऑफ फायर कहाँ पे भाई, तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर आप पढ़ते हो ना, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, तो प्रशांत महासागर में। गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहते हैं, जो स्फेरिकल मिरर होती है उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस को क्या कहा जाता है, तो उसको पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, पोल। जैविक हथियारों पर समझौता जो कन्वेंशन है किस वर्ष लागू हुआ था, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल वेपन, तो 1995 में ये लागू हुआ था।
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और जो सदस्य उनको अपॉइंट गवर्नर करेगा, ना कि प्रेसिडेंट। ठीक है। हरिहर और भूका भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी भाई? तो 1336 में करी थी हरिहर और भूका ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। इस बार हो सकता है घुमा के पूछ ले कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 में। ये तो दे देगा आपको, पूछ लेगा किसने की, तो हरिहर और भूका भाइयों ने। भारत में कौन सर्वोच्च है भाई? सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, संविधान में। तो ऑब्वियसली संविधान से बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि इन सभी को पावर तो संविधान ही देता है ना। और अगर जनता हो तो जनता से बड़ा कुछ नहीं भैया, जनता को भी पावर संविधान देगा। जनता ही के द्वारा चुने गए लोगों ने तो संविधान सभा बनी थी ना। फिर आता है 97 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 2011 एडेड विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो टू प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटी, आर्टिकल 43 में भी है, 43B में सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। इसको ऐड करा गया था 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 से। फिर मोटर व्हीकल एक्ट आ जाता है। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में जो अमेंडमेंट करा गया है, द फाइन अमाउंट फॉर ऑफेंसेस कमिटेड बाय जुवेनाइल, अगर कोई नाबालिग, कोई मतलब किशोरी जो है उल्लंघन करता है ट्रैफिक नियमों का, तो इसके तहत 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव? तो ये है इक्वालिटी, है ना, इक्वालिटी। अब देखो, आपने अगर एनालिसिस करी होगी, अभी और भी पेपर करेंगे जब, तो और अच्छा मजा आएगा आपको। आप खुद यहाँ नोटिस कर पाएंगे सबसे ज़्यादा जो रोल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का है। कॉन्स्टिट्यूशन से कम 15 से 18 सवाल हैं। जीएस जो है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इनसे मिलाओगे तो बहुत ज़्यादा 3 सवाल निकलेंगे। यूपी जीके से 2-4 निकलेंगे। तो सबसे ज़्यादा मैं आपसे ये कहूँगा आप कॉन्स्टिट्यूशन पे फोकस करें सबसे ज़्यादा, है ना। और जो मूल विधि है उस पर फोकस करें। मूल विधि के जो और नियम है, आईटी एक्ट, ये सब दुनियादारी के, मोटर व्हीकल वाले, इनको। बीएनएस के लिए इतना ज़्यादा लोड ना ले, नहीं याद होंगे आर्टिकल बीएनएस के, कोई बात नहीं, 2-3 सवाल आएंगे, आप छोड़ सकते हो। उसके लिए पोथी पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। स्मार्ट तैयारी करनी है तो टू द पॉइंट चीज़ें जो ज़रूरी है सिर्फ उतना पढ़ो। कॉन्स्टिट्यूशन पे पकड़ बनाओ, सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से आते हैं। ठीक है। और जीएस वगैरह में जितना हम टेस्ट और अपने में कराया रखा है ना, जो वीडियोज़ में पढ़ा रखा है, बस उसी को पढ़ लेना, उतने नोट से इनफ रहेगा वो। ठीक है। तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे चले जाओ, ज्ञान सर डिस्काउंट लगाना मत भूलना, ज्ञान सर डिस्काउंट।